जय हिंद मेरे भावी ऑफिसरों, कार्डिनल वॉरियर्स के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एनडीए क्लासेस के अंतर्गत हम लोगों ने फिजिक्स का क्लास स्टार्ट किया है। फिजिक्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है, इसको समझने के पहले हम इसके हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि बेसिकली ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कैसे, कहां से आया, इसके पीछे की थ्योरी क्या है। ठीक, तो इससे जानने के लिए हमको 2500 साल पहले जाना होगा। 2500 साल पहले ऐसे क्या हुआ था, उस पे चलते हैं। तो 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले, मतलब 500 बीसी की बात है। उस समय इंडिया और ग्रीक, ये दो ही जगह ऐसे थे कि नए नए फिलोसफर निकल के सामने आ रहे थे। तो उस समय 500 बीसी पे ग्रीक पे एक फिलोसफर थे जिसका नाम था एरिस्टोटल। ठीक, नाम आपने सुना होगा। एरिस्टोटल के पहले भी कुछ फिलोसफर आए थे जैसे प्लेटो और सोक्रेट्स। तो सोक्रेट्स के बाद आए थे प्लेटो, और प्लेटो के बाद आए थे आपके एरिस्टोटल। ये एक दूसरे के शिष्य है, मतलब आपके पहले सोक्रेट्स आए, फिर प्लेटो आए, फिर एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल ने उस समय ये बोला था कि सूर्य जो है वो यूनिवर्स के केंद्र पे नहीं है। कौन है केंद्र पे? पृथ्वी है। अभी मॉडर्न टाइम पे हम ये समझते हैं कि सूर्य सेंटर पे है और अर्थ रोटेट करता है, उसके रिवॉल्यूशन करता है सूर्य के अराउंड। लेकिन उस समय ऐसा मानना हुआ क्योंकि उस समय आज से 2500 साल पहले लोगों के पास ऐसे थिंकिंग ही नहीं था। वो लोग तो पहले ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि कौन घूम रहा है। तो उस समय पहला पर्सन आया था कौन? एरिस्टोटल। उन्होंने कम से कम ये सोचने का प्रयास किया कि कौन घूम रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग कौन घूम रहा था? आपका सूर्य घूम रहा था। और उन्होंने एक मॉडल लेकर के आया, उस मॉडल को हम बोलते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। ये लेकर के आए थे कौन? एरिस्टोटल। ठीक, हालांकि ये एरिस्टोटल सिर्फ बोले थे, उसको बाद में 1400 साल बाद, मतलब 15th सेंचुरी में एक नया साइंटिस्ट आया, नया फिलोसफर आया, उसका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी जो था मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था, एस्ट्रोलॉजर था, जियोग्राफर था, और साथ ही साथ ये म्यूजिक के भी नॉलेजेबल पर्सन थे। तो क्लॉडियस टॉलमी, साथ ही साथ क्लॉडियस टॉलमी के बारे में एक चीज और है कि सबसे पहला जो मैप है, मानचित्र है, वो क्लॉडियस टॉलमी ने बनाया। मैप इन द सेंस, आपको ऐसा नहीं कि इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, मतलब जहां पर वो रहता था। जैसे आज के डेट में हम लोग बात करते हैं नक्शा, सिंपल, अपने घर का, स्कूल का, कहीं पर का। तो वो मैपिंग की शुरुआत किसने की थी? क्लॉडियस टॉलमी ने की थी। ये उस दौर की बात है। तो उसी समय जो एरिस्टोटल की बात है वो एक तरीके से छिप गया था। ठीक, उस एरिस्टोटल की बात को सामने लेकर के आया मॉडल के रूप में। तो इन्होंने एक मॉडल दिया जिस मॉडल का नाम है आपका जियोसेंट्रिक मॉडल, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी जिसके अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक स्फीयर के रूप में है, मतलब गोलाकार है। बीच में अर्थ है, पृथ्वी है, और बाकी सूर्य, चंद्रमा या बाकी जो प्लैनेट है वो सब इसके अराउंड में घूम रहे हैं। तो ये मॉडल लेकर के आया, जियोसेंट्रिक मॉडल लेकर के आया कौन? टॉलमी। यहां तक सब चीज ठीक चल रहा था, मतलब 2500 साल पहले जो चालू हुआ था वो लगभग 2000 साल बीत चुका था। 500 बीसी से लेकर के 1500 तक आपका सिर्फ यही बात को माना जा रहा था कि केंद्र पर क्या है, सेंटर पे क्या है, अर्थ है, बाकी जो है वो इसके बाहर पे है। इसी समय पोलैंड में एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम है कोपरनिकस। ये पोलैंड का साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट नहीं बोल सकते उस समय होते थे दार्शनिक, मतलब आपके फिलोसफर। ठीक, तो इन्होंने क्या दिया, देखो उस समय 15th सेंचुरी की बात है, उस समय हमारे पास ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, ऐसा कोई चीज नहीं था जिससे हम एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन या रोटेशन या मूवमेंट किसी चीज को हम कैप्चर कर पाए। ठीक, तो अपने आइडिया से निकोलस कोपरनिकस जो था, उन्होंने ये बताया कि अर्थ नहीं घूम रहा है, सूर्य नहीं घूम रहा है, सूर्य केंद्र पे है, अर्थ रोटेट कर रहा है। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन कैसे किया? जैसे हम देखते हैं, जैसे हम लोग अभी के टाइमिंग पे मोशन पढ़ते हैं, तो मोशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जैसे मैं मूव कर रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मैं मोशन पे हूं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा? जैसे मैं घूम रहा हूं तो आप लोग भी मोशन कर रहे हो। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के कोपरनिकस ने सोचा, जैसे हम चलते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पीछे पेड़ पौधे चल रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे नहीं चल रहे, हम चल रहे हैं।
तो उसी आइडिया को उन्होंने इंप्लीमेंट किया और ये लगाया कि सूर्य हमको घूमते हुए दिखता है, तो बेसिकली सूर्य, सन जो है वो घूम नहीं रहा है, पृथ्वी घूम रहा है। इसके कारण आपका क्या हो रहा है, आपका हमको ये घूमते हुए दिखा। तो इसके अकॉर्डिंग कॉपरनिकस ने क्या बोला कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। कॉपरनिकस ने कौन सा मॉडल दिया आपका, हेलियोसेंट्रिक, कि सूर्य जो है वो केंद्र पे है और बाकी सब चीज जो है वो क्या है, इसके अराउंड घूम रहे हैं। ठीक, इस कॉपरनिकस के बातों को झुठला दिया गया, क्योंकि कॉपरनिकस उस समय किस में थे, चर्च में भी थे। चर्च में एक किसके अंतर्गत आते, क्लर्जी। किस स्टेट पे बिलोंग करते थे, क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब आपका क्या है, धर्म विशेषज्ञ से रिलेटेड जो थे पर्सन, उन लोग को बोला जाता था क्लर्जी। लेकिन उस समय एरिस्टोटल के समय वही बता दिया था कि एरिस्टोटल जो थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे और चलते हैं कि एरिस्टोटल की बात हमने किया है, तो एरिस्टोटल कब आया था, एरिस्टोटल आया था 500 बीसी पे। कब आया था, 500 बीसी। 500 बीसी कहने का मतलब यह है, आपका टाइमलाइन देखो, ये आपका यहां से बीसी स्टार्ट होता है और यहां से आपका एडी। एडी कहां से स्टार्ट होता है, तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले क्रिश्चियनिटी नहीं था, क्रिश्चियन धर्म नहीं था। क्रिश्चियनिटी कब आया है, इधर आया है। तो इसके पहले क्रिश्चियनिटी नहीं था। तो एरिस्टोटल के बाद जो उनके जो फॉलोअर हुए, वही लोग आगे चल के क्रिश्चियनिटी को फॉलो किए। तो जो एरिस्टोटल की बातें हैं, उनको उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में या बाइबल में उनको इंक्लूड किया। तो उसी के अनुसार उन्होंने क्या बोल दिया था कि सूर्य जो है वो घूम रहा है, उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य घूम रहा है। तो यही चीज को लेकर के जब हम लोग कॉपरनिकस के पास पहुंचे थे, तो कॉपरनिकस भी चूंकि उन्हीं से बिलोंग कर रहे थे, क्लर्जी स्टेट से, तो उनके पास दोहरी समस्या थी कि मैं सही बताऊं कि धर्म के, अगर सही बोलते हैं तो धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, है ना। अगर वो बोल रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी, कि सूर्य घूमता है तो धर्म के साथ है, पृथ्वी घूमता है तो धर्म के विरुद्ध है। ऐसा कंडीशन कॉपरनिकस के पास आया। इस तरीके से कॉपरनिकस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर पहला पर्सन था जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी घूमता है न कि सूर्य। इसी कड़ी में सेम टाइम पे एक नए साइंटिस्ट का आगमन होता है, वो था गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या किया, हाँ, इन्होंने भी टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप, हालांकि टेलीस्कोप का जो आविष्कार है हमने देखा था कि किसने किया था, हैंस लिपर्से ने किया था, और 1608 पे कहां पर किया था, नीदरलैंड पे किया था, और जर्मनी में ये पैदा हुए थे। इनको देख करके आपके जो गैलीलियो है, उन्होंने क्या बनाए, टेलीस्कोप बनाए, और उनकी बातों को उन्होंने पहले ही बोल दिया था, कॉपरनिकस का समर्थन किया था, लेकिन ये बात सबूत के तौर पे और तब आई जब इन्होंने क्या बनाया, टेलीस्कोप बनाया। तो जब इन्होंने टेलीस्कोप नहीं बनाया था तो लोग इनकी बातों का मजाक उड़ा रहे थे कि नहीं, सूर्य कैसे, पृथ्वी कैसे घूमेगा, सूर्य ही घूम रहा है। जैसे इन्होंने टेलीस्कोप बनाया, टेलीस्कोप बनाने के बाद इन्होंने दिखाया, उस समय के जो क्लर्जी स्टेट के जो लोग थे या जो भी लोग जिनकी बातों से सहमत नहीं थे, उन लोग को समझाने का प्रयास किया, टेलीस्कोप से दिखाया भी। ठीक, फिर भी इन लोग नहीं माने। ठीक, जो हाई पर्सन थे उस समय उनको भी दिखाया गया, फिर भी से नहीं माने फाइनली। लेकिन गैलीलियो जो है वो यहां पर रुके नहीं, अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाते ही रहे। इसी कड़ी में उनको क्या किया गया, कोर्ट में लाया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक, तो ये उनके कोर्ट का फैसला था, है ना, उनके ऊपर जो मुकदमा चला गया था उनके बारे में ये है। उसके बाद फाइनली इनको सजा दिया गया कि आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो सजा में क्या मिला, इनको जेल कर दिए। और जेल करने के बाद क्या किया गया, इनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद इनको क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया। किस शर्त पे, कि आप घर पे रहोगे, है ना, मतलब एक तरीके से जेल ही है, वहां पर ना रह करके घर पे ही इनको कैद कर दिया गया। खाना पीना सब चीज एकदम ये क्या हो गए, कमजोर हो गए। और फाइनली इनकी अराउंड 1642 में इनकी डेथ हो गई। ठीक, समय आगे बढ़ा। अब ऐसा नहीं कि गैलीलियो के बाद और कोई नहीं आया, समय आगे बढ़ा। ठीक, इसी समय गैलीलियो के बाद एक पर्सन आए, केपलर। केपलर के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर से वापस आते हैं हम लोग। एक नए साइंटिस्ट आए, कौन, जॉन केपलर आए। ये भी जर्मनी के थे।
ठीक, एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजर थे और नेचुरल फिलोसफर था, राइटर था, म्यूजिक, उस समय सबको लगभग म्यूजिक का भी इंटरेस्ट रहता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, प्लैनेटरी मोशन ऑफ लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया केपलर का। ठीक है, जिसको हम लोग अभी 9th के क्लास में 11th के क्लास में पढ़ते हैं। तो इन्होंने भी बताया कि सूर्य केंद्र पे ही है और प्लैनेट क्या हुआ, घूम रहे हैं, और कैसे घूमते हैं, तो आपका इलेप्टिकल शेप में घूमते हैं। पहले ये बोल रहे थे कि सर्कल में घूमते थे, अभी तक क्या हो रहा था कि पृथ्वी केंद्र पे है और सूर्य ऐसे सर्कल पे घूमते थे, तो उल्टा हो गया, अब पृथ्वी केंद्र पे है और सूर्य केंद्र पे है और पृथ्वी घूम रहा है। और इसके साथ एक और चीज कि सर्कल पे नहीं घूमता है, किस पे घूमता है, इलिप्टिकल शेप में घूमता है, मतलब दीर्घ वृत्ताकार घूमता है, मतलब केंद्र पे नहीं है, एकदम बीचों बीच में नहीं है। मतलब आप अगर आप इलिप्स पढ़े हैं, मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, सर्कल का एक दूसरा रूप होता है, इसमें 2 सेंटर होते हैं, तो इसके सेंटर को फोकस बोला जाता है, इलिप्स के सेंटर को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। तो यहां पर एक फोकस पे आपके क्या रहते हैं, सूर्य रहते हैं, और बाकी प्लेनेट जो है वो क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और बढ़ते जा रहा था, गैलीलियो के आने के बाद जो टेलीस्कोप है उसमें और पावरफुल टेलीस्कोप बनते गए, उसके बाद से पता चलते गए, जो बाद में जो लोग थे ना, उन लोगों ने भी मानना चालू कर दिया, साइंस के साथ साथ बाकी लोगों ने भी क्या किया, मानना चालू कर दिया कि नहीं, कि जियोसेंट्रिक मॉडल नहीं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल ही सही है, कि केंद्र पे क्या है आपका, सूर्य है और पृथ्वी जो है वो घूम रहा है। तो प्लेनेटरी मोशन पे आपके 3 लॉ दिए हैं केपलर ने, है ना, इसको हम लोग आगे चल करके और पढ़ेंगे। पहला लॉ जो होता है वो ऑर्बिट पे है, दूसरा लॉ जो है वो एरिया पे है, और तीसरा आपका लॉ ऑफ पीरियड्स पे है। तो पहले वाले, है ना, इसके बारे में और बाद में चर्चा करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। अभी हम बात करते हैं केपलर ने ये जो लॉ दिया था उससे थोड़ा सा प्रूफ हो पाया कि जो सूर्य है वो केंद्र पे है और पृथ्वी जो है वो क्या है, घूम रहा है। आगे चलते हैं, तो फिर जैसे ही इनको पता चला, फिर आगे फिर आपके कौन है, न्यूटन है, आगे चल के आइंस्टीन आए, और इस तरीके से पूरी तरीके से 16th सेंचुरी में आपका प्रूफ हो गया, 17th सेंचुरी में आपका न्यूटन और गैलीलियो के न्यूटन और आइंस्टीन के बाद से पूरी तरीके से प्रूफ हो चुका था कि जो सेंटर पे क्या है, सूर्य है और पृथ्वी जो है वो घूमते रहते हैं। लेकिन इनके बावजूद इतने साल लगे 1992 पे, कब आपका 1992 पे आपके जो ये रोमन कैथोलिक चर्च है उन्होंने एक लेटर जारी किया, माफीनामा जारी किया। क्या माफीनामा जारी किया कि हमने आज से लगभग कितने साल, 350 साल पहले, कितने साल हम बात किए थे, 1642 में आपका गैलीलियो का डेथ हुआ था, और 1992 में इन लोगों ने गैलीलियो के लिए एक लेटर निकाला। किसने, रोमन कैथोलिक चर्च ने। तो ये रोमन कैथोलिक चर्च ये है आपका, यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो हेड है यहाँ के, उन्होंने एक लेटर जारी किया। उसमें ये बोला कि गैलीलियो के लिए हम क्या चाहते हैं, माफी चाहते हैं कि उन्होंने हमको राह दिखाना चाहा, लेकिन हम उनके राह पे नहीं चले, बल्कि हम लोगों ने उनको क्या किया, और सजा दिए। तो एक तरीके से हम सबको होना चाहिए, गिल्टी फील जो है वो सबको होना चाहिए। ये रोमन एम्पायर या बोल सकते हैं कैथोलिक चर्च जो उनके साथ नाइंसाफी किए थे, कहीं ना कहीं बाद में जाकर के गिल्टी फील किए, 350 साल बाद माफी मांगी। तो ये इस तरीके से ये है कि सच को, है ना, ये बोल सकते हैं सच को थोड़ा सा छिपाया जा सकता है पर खत्म नहीं किया जा सकता। इससे यही प्रूफ होता है कि 350 साल बाद आखिर गैलीलियो को क्या मिला, इंसाफ मिला। ठीक, तो ये था हिस्ट्री आपका किसका, गैलीलियो का। ठीक, इसी प्रिंसिपल पे ही हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो आगे एक साइंटिस्ट सामने आते हैं, वो कौन थे आपके, न्यूटन। ठीक, तो न्यूटन ने भी बताया कि कैसे ग्रेविटेशन काम करता है। तो ये बैकग्राउंड था। अब न्यूटन जब आए, तब न्यूटन के आने के समय गैलीलियो पहले से आ चुके थे, है ना, और उसी समय में न्यूटन के बाद फिर आपके आइंस्टीन आए। अच्छा, आइंस्टीन जब आए और न्यूटन जब आए, तो न्यूटन को ये जो ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की है ना, वो इसी के थ्रू ही पता चला कि क्या करना। अच्छा, गैलीलियो ने एक और बात था, गैलीलियो ने एक चीज और बोला था फ्री फॉल के बारे में। किसके बारे में बोला था, फ्री फॉल। ये तो ये मॉडल दिया था आपका, हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था, और एक और मॉडल दिया था, कौन सा आपका, फ्री फॉल मॉडल दिया था। ये फ्री फॉल मॉडल क्या है, या फ्री फॉल थ्योरी क्या है,
ठीक है। तो उस समय हालांकि मैं बताया ना कि गैलीलियो जो है वो हर तरफ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज में कॉन्सेंट्रेट है, हर चीज में उनका नॉलेज है। और उस समय जो भी लोग नया चीज करते थे गैलीलियो के पास आते थे कि इनका नॉलेज हमसे ज्यादा है, हम इनसे पूछे। कोई भी नया डिस्कवरी करने वाला रहता है वो गैलीलियो से एक बार पूछता था वहां पर। तो उस समय इन्होंने एक थ्योरी दिया था फ्री फॉल का। तो उस समय ये लोगों को ये लगता था कि हल्की चीज और भारी चीज, लाइट वेट और हैवी वेट, अगर दोनों को एक साथ गिराया जाए तो हैवी वेट नीचे आता है और लाइट वेट जो हल्का रहेगा वो क्या रहेगा आपका, लेट से आएगा। ऐसा लोगों का मानना था, ऐसा कॉन्सेप्ट था। लेकिन गैलीलियो ने इसको दूर किया, बोले कि फ्री फॉल होता है, मतलब अगर आप ये हल्की चीज या भारी चीज दोनों को एक जगह से छोड़ो तो नीचे सरफेस पे दोनों एक साथ ही गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइट वेट वाला लेट में आएगा और हैवी वेट वाला जल्दी आ जाएगा। तो ये थ्योरी जो था वो क्या था, फ्री फॉल था। और यही थ्योरी आगे चल के ग्रेविटेशन पे काम आई। किस पे काम आई आपकी, ग्रेविटेशन पे। ठीक, तो ग्रेविटेशन की तरफ चलते हैं। तो ग्रेविटेशन अब होता क्या चीज है इसको देखते हैं। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो बेसिकली ग्रेविटी क्या होता है, किसी भी दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। यहां पर जितने भी आपके आसपास में जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है आपका, ग्रेविटी। ठीक है, हर बॉडी अपने आप में ग्रेविटेशनल बॉडी है, लेकिन उसका जो ग्रेविटी है वो क्या रहता है, कम रहता है। क्यों कम रहता है, आगे हम फार्मूले से समझेंगे कि ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो पहला आपका क्या बोलता है कि ग्रेविटेशन या ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद द सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक, कोई कम अट्रैक्ट कर रहा है, कोई ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अट्रैक्ट कर रहा है। और वही जो अट्रैक्ट कर रहा है जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है आपका, ग्रेविटी फोर्स है। ठीक, या ग्रेविटेशनल है। अच्छा, इस फोर्स के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि हम एक चैप्टर पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, 9th क्लास से ये भी स्टार्ट हो जाता है, 11th में भी है, और फोर्स आपके सिलेबस में भी है। बहुत टाइप के हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, लाइक फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे, पुल फोर्स, पुश फोर्स, है ना, 8th क्लास में भी पढ़ते हैं आपके, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत। ठीक, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत टाइप के फोर्स होते हैं। उन सभी फोर्सों में सबसे कमजोर, वीकेस्ट फोर्स होता है आपका कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। सबसे हल्का बल होता है, सबसे, कौन सा आपका, ग्रेविटी। चलिए आगे चलते हैं। अब जब न्यूटन आया तब उन्होंने देखा कि एक बॉडी क्यों, जैसे एप्पल को गिरते हुए, जैसे हम लोगों ने सुना है कि ग्रेविटी की खोज एप्पल को गिरते हुए देखा, है ना, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटी पहले नहीं था, है ना। एप्पल गिरा, मैंगो गिरा, सब गिरता था, जो चीज ऊपर में है वो नीचे गिरेगा ही। तो गिरता क्यों था, आपका ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो इस चीज को ढूंढा किसने, न्यूटन ने ढूंढा। ठीक, अब न्यूटन के अकॉर्डिंग आपका थोड़ा सा पहले और समझ लेते हैं कि एक और क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा अभी मॉडर्न टाइम पे ये नया सिस्टम आया, टेक्नोलॉजी आया। शुरू में उसके समय में नहीं था, न्यूटन के समय में। बाद में जब आइंस्टीन आया तो आइंस्टीन ने मास स्पेस टाइम के बारे में बताया, तब पता चल रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है। तो एक्चुअल में इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो कैसे है, स्पेस पे है। आपको लग रहा है कि स्पेस क्या है, खाली है, कुछ नहीं है, वहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है। पर यह समझो कि स्पेस भी जो है वो किसी न किसी मटेरियल से बना है। किससे बना है, किसी न किसी मटेरियल से। जैसे हम लोग अभी एटमॉस्फेयर की बात करें तो इस एटमॉस्फेयर पे क्या है, आपका एयर है। इस एयर पे आपके कीड़े उड़ रहे हैं, आपके काइट पतंग उड़ रहे हैं, आपके एरोप्लेन उड़ रहे हैं। लेकिन इस एयर के बियॉन्ड जा करके आप देखते हैं तो खाली जगह, स्पेस है, मतलब वहां पर एयर नहीं है। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो है जो एकदम थिन लेयर पे है, मतलब एयर से भी और हल्का। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया है क्या, ईथर बोल दिया था। ठीक, तो उसी कड़ी में जब हम देखते हैं कि ये जो किसी लेयर से बना है, तो कोई ऑब्जेक्ट जब वहां पर रहता है तो जो ऑब्जेक्ट जितना हैवी रहता है वहां पर की स्पेस को थोड़ा सा
नीचे कर देता है। जैसे आपने एक कपड़ा बिछाया, ठीक, उस कपड़े में खाली जगह में चार तरफ से आपने कपड़े बांध दिए, नॉट कर दिए, और उस कपड़े के अंदर आपने कुछ रख दिया। जैसे आपने ये कपड़ा है, इस कपड़े के बीचों बीच में आप बॉल रखेंगे तो कपड़ा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो वैसे ही समझो कि ये पूरा जो स्पेस है, वहां पर जहां पर सन है, वहां पर जगह थोड़ा सा क्या है, नीचे हो गया है, एज कंपेयर टू जो अदर प्लेस है वैसे। तो जैसे ये सन है और सपोज ये अर्थ है, ये क्या है आपका, सपोज ये सन है और ये क्या है आपका अर्थ। तो सन हैवी है और अर्थ क्या है, थोड़ा सा लाइट है, मतलब इसका द्रव्यमान मास जो है वो ज्यादा है। तो ज्यादा होने के कारण स्पेस जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया, मतलब स्पेस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में आपका थोड़ा सा नीचे हो गया। तो इसी के कारण क्या होगा, कोई चीज इधर मोशन करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, इधर मोशन करना चाहेगा। तो यही जो फोर्स लग रहा है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जनरली हम क्या देखते हैं, कोई भी चीज किधर लुढ़कता है, ठीक, अगर इधर स्लोप इधर ज्यादा है तो नीचे साइड में ऊपर से कोई चीज जैसे लुढ़कते हुए आ जाएगा। तो वैसे ही आपका जो स्पेस में जो होता है ये यही होता है। तो यही जो फोर्स लगता है, उन्होंने क्या बोला, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स का रीजन क्या है, कारण क्या है, तो ये मास स्पेस टाइम है, ऐसा उनका स्ट्रक्चर है। अब इस कड़ी में आगे आते हैं तो एक और देखते हैं हम लोग, ये यहां पर जैसे अर्थ है, तो अर्थ के पास का जो जगह है वो थोड़ा सा क्या है, डाउन हो गया है एज कंपेयर टू अदर प्लेस। अब सपोज यहां पर मून है, तो मून कैसे करेगा, यहां इस सेंटर पे जाना चाहेगा, कहां जाना चाहेगा, ये जहां पर ये अर्थ है वहां पर ये जाना चाहेगा। तो ये ऐसे मोशन करना चालू कर देगा, रोटेट करना चालू कर देगा। चलिए आगे देखते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है इसको। चलिए, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है आपका, किसी भी दो ऑब्जेक्ट है ना के बीच लगने वाला जो फोर्स है, कौन सा आपका, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स है एफ, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स एफ है या F2 है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स लगा रहा है F1, ये फोर्स लगा रहा है F2, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, F1 इज इक्वल टू F2। और ये जो फोर्स लग रहा है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मास के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, ठीक। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, जितना कम मास होगा उतना कम फोर्स होगा, ठीक। और सेकंड एक चीज और बोलता है कि ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ आपका, R जितना ज्यादा होगा, ठीक, उतना ही कम क्या होगा, फोर्स होगा। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, फोर्स उतना क्या होगा, कम होगा। दो ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, फोर्स उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोनों को मिलाकर के जब हमने लिखा तो वो क्या बना आपका, m1 m2 r स्क्वायर, ठीक। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, प्रोपोर्शनलिटी हटाने से ये क्या आ गया आपका, प्रोपोर्शनलिटी हट गया। अब क्या निकल के सामने आ गया, यहां पर आ गया क्या, यूनिवर्सल आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका कैपिटल G आ गया। तो फाइनली फार्मूला आपका क्या बना, F इज इक्वल टू m1 m2 और यहां पर G, और ये आपका r स्क्वायर। ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आपका मेन फार्मूला है, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो टोटली डिपेंड किस पे किया आपका, m1 और m2 पे। अब हम बात करते हैं, एक चीज मैंने बताया था, कौन सा वाला आपका वीकेस्ट फोर्स होता है, क्या, ग्रेविटेशनल जो होता है वो क्या होता है, सबसे कमजोर फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है। तो उसका कारण क्या है, इसको देखते हैं। तो कारण क्या है आपका कि ग्रेविटेशन फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, G पे, R पे, M1 पे और M2 पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, G पे, M पे और R पे। तो G तो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है ना, ठीक है। चाहे आप यहां पर रहो, चाहे पोल पे रहो, इक्वेटर पे रहो, कहीं पे भी रहो, G का वैल्यू है ना चेंज होगा ही नहीं। चेंज क्या हो सकता है आपका, M1 और M2, मतलब मास चेंज हो सकता है। जैसे हम बात करेंगे सन और किसके बारे में, अर्थ के बारे में।
तो सन का भी मास ज्यादा है, अर्थ का भी मास ज्यादा है, तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ग्रेटर वैल्यू देगा। हम बात करेंगे अर्थ और मून के बारे में बात करें तो अर्थ का मास सूर्य के कंपेयर में क्या है, कम है, और मून का मास अर्थ के कंपेयर में क्या है, कम है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट सन और अर्थ के मास से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो अर्थ और मून के बीच की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन और अर्थ के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक, साथ ही साथ आपका डिस्टेंस भी मैटर करेगा। तो इसीलिए बताया, जैसे हम लोग अपने आसपास में कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे आपने 5 किलो ले लिया, इधर 5 किलो ले लिया, तो 5 × 5 रखेंगे और उसके डिस्टेंस को देखेंगे और ग्रेविटेशनल का यूनिट लगाएंगे तो फोर्स बहुत कम ही आता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वीकेस्ट फोर्स। तो बेसिकली हम लोग यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को फील नहीं कर सकते, क्योंकि उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है, एकदम कम रहता है, 0.00 में आएगा। लेकिन ये चीज किसके लिए काम आएगा, आपके जो खगोलीय पिंड है ना, आपके एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जो है, सूर्य, सन, मून, अर्थ, जुपिटर या और कोई भी जो भी चीज है, वो जो ऑब्जेक्ट है उनका मास क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। जैसे हम बात करें सन का ही मास देखें तो सन का मास 10⁻31 kg, तो इतना ज्यादा मास होगा तब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होगा, फील कराएगा। चलिए आगे देखते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है, जी और जी में क्या रिलेशन रहता है, इसको देखते हैं। ठीक, अब जब हम फोर्स की बात करते हैं, एक चीज और ले लेते हैं पहले। ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है। चलिए ये आपका अर्थ है और ये इसका सेंटर है, ठीक, ये इसका रेडियस है। अब सपोज यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है आपका ऑब्जेक्ट, चलिए फिर से क्या हो रहा है, चलिए तो ये वाला जो क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो फिर से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।